दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, उन सभी के पास किसी न किसी तरह का बिजनेस है। उनमें से कोई भी व्यक्ति पैसे बचाकर या फिर किसी दूसरे की कंपनी में नौकरी कर अमीर नहीं बना। इसीलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी बिजनेस करना होगा। हाँ, इसमें रिस्क तो है, लेकिन बिना रिस्क के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सही जानकारी की मदद से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। बिजनेस बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ बातें मिलती हैं। रियल एस्टेट दुनिया का सबसे अच्छा और सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये किताब हमें रियल एस्टेट के बारे में बताती है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे अलग अलग तरह के क्लाइंट्स को समझकर उनकी जरूरतों को पूरा कर कामयाब हो सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या करना जरूरी है, किस तरह से आप अपनी क्लाइंट को प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, अच्छे से मोलभाव करने का क्या राज है। पहला सबक, अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको अपने लिए गोल्स बनाने होंगे। आप चाहे किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, वो एक आदत जो आपको शुरू में ही डाल लेनी चाहिए, वो है अपने लिए छोटे, मीडियम और बड़े गोल तय करना। लेखक एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं और वे इस मामले में बहुत कामयाब हैं। उनका कहना है कि बिना गोल सेट किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जाम्पल के लिए, रियल एस्टेट में अगर आपको कामयाब बनना है तो आपका छोटा गोल हो सकता है अपना सेल्स लाइसेंस लेना, आपका मीडियम गोल हो सकता है अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदना, और आपका बड़ा गोल हो सकता है रियल एस्टेट में 100 करोड़ रुपए का फायदा कमाना। आप ये काम किसी भी तरह के बिजनेस या करियर के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात साफ दिख रही होगी, जब तक आप अपना छोटा गोल और मीडियम गोल हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक आप बड़े गोल को हासिल नहीं कर सकते। ये एक गेम की तरह है, जिसमें एक लेवल को पास करने के बाद ही आप दूसरे लेवल पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद हालात मुश्किल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मुश्किल फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो खुद से सवाल पूछिए, क्या ये फैसला मुझे मेरे बड़े गोल के नजदीक लेकर जाएगा? अगर जवाब हाँ मिले तो आपको पता है क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपनी नौकरी छोड़नी है या नहीं, और आपको लग रहा है कि अगर आप अपनी नौकरी करते रहेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, तो आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। दूसरा सबक, अपने बिजनेस में उन लोगों को काम पर रखिए जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। बिना दूसरों की मदद लिए आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए आपको दूसरों को भी अपने बिजनेस में काम पर रखना होगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको अपने आसपास कुछ भरोसेमंद लोगों की टीम बनानी होगी। उन लोगों को अपनी टीम में रखिए जिनके काम पर आपको भरोसा हो और जिन्हें आप एक जिम्मेदारी दे सकें। दूसरों को अपने काम की जिम्मेदारी देना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको ये करना ही होगा, क्योंकि आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, जब एक माता पिता अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए उसे एक मेड को देते हैं तो उनके अंदर डर तो रहता है, लेकिन उस पर भरोसा करके उसका काम बहुत आसान हो जाता है। लेखक जब अपनी कंपनी के लिए एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर खोज रहे थे तो उन्हें भी दूसरों को जिम्मेदारी देने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने ये किया। आप सभी को भी ये करने की सलाह देते हैं, लेकिन आप ऐसे ही किसी को काम पर नहीं रख सकते। सबसे पहले आपको खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछने होंगे, जिससे आपको ये पता लग सके कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए, आप खुद से इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, क्या उसे कंपनी के पैसे खर्च करने की इजाजत होगी? वो अपनी राय लिए बिना कितना काम खुद से कर सकते हैं? उसे किस किस तरह के काम करने होंगे और क्या जिम्मेदारियां उठानी होंगी? आखिरी सवाल कुछ ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आप जिसे काम पर रख रहे हैं उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह से वो व्यक्ति आपको खुश कर सकता है। जब तक उस व्यक्ति को पता नहीं लगेगा कि उसे क्या करना है, तब तक वो कभी आपके हिसाब से काम नहीं कर पाएगा, और उसे काम करने का तरीका तब पता लगेगा जब आप उसे बताएंगे। इसीलिए किसी को काम पर रखने से पहले उसे बता दीजिए उसे लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं। तीसरा सबक, किसी चीज को बेचने के दो तरीके होते हैं, हार्ड सेल और सॉफ्ट सेल। असल जिंदगी में जो भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होती है उसमें कुछ न कुछ कमियां होती हैं, और इसीलिए आपको उन्हें खरीदार के सामने कुछ इस तरह से रखना होगा जिससे आपकी प्रॉपर्टी आकर्षक लगे और वे उसे खरीद ले। किसी भी चीज को बेचने के दो तरीके होते हैं, हार्ड सेल और सॉफ्ट सेल। हार्ड सेल में आप लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं और कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे खरीदार तुरंत और जल्दबाजी में फैसला ले। आपका खरीदार फैसला लेने में जितना ज्यादा समय लगाएगा, उतना ही ये तय हो जाएगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। इसीलिए उन पर कुछ इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। आपके अलावा बहुत से ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं, और अगर आपने जल्दी फैसला नहीं लिया तो आप इस अच्छे मौके को गवा देंगे। हार्ड सेल का इस्तेमाल आपको तब करना चाहिए जब आपको खुद लगे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और उससे आपके ग्राहक का फायदा हो। इसकी एक वजह नैतिकता है और एक वजह है लंबे समय तक बिजनेस करना।
अगर आपके ग्राहक को लगा कि आपने उससे ज्यादा पैसे ले लिए हैं, तो वो भविष्य में आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहेगा और आपको इससे नुकसान होगा। हार्ड सेल का इस्तेमाल वो लोग कर पाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और जो अपने साथ साथ दूसरों को भी उत्साह से भर सकते हैं। दूसरी तरफ सॉफ्ट सेल में आप अपने ग्राहक को सारी बात बताते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं और साथ ही दूसरे ऑप्शन भी सामने रखते हैं। इसके बाद आप उन्हें खुद से फैसला लेने देते हैं। चौथा सबक, अपने ग्राहक को अपनी प्रॉपर्टी की खास बातें दिखाइए। रियल एस्टेट में आपको कभी कभी एक परफेक्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। आपके ग्राहक को हमेशा इन बातों को लेकर शिकायत रहेगी, लेकिन आपको अपनी प्रॉपर्टी की खास बातों पर ध्यान देकर अपने ग्राहक को यकीन दिलाना होगा कि उसका फैसला गलत नहीं हो सकता। आइए देखें कि ग्राहक को किस तरह की शिकायतें रहती हैं और आप उसे कैसे संभाल सकते हैं। सबसे पहली शिकायत आपके ग्राहक को होगी कि प्रॉपर्टी बहुत छोटी है। इस पर अपने ग्राहक को यकीन दिलाइए कि उसे बड़ी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। वो सारा दिन काम करेगा और घर से बाहर रहेगा। घर पर आने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वो घर पर ही रहे। वो घर के पास बने सिनेमा या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाकर शाम बिता सकता है, या फिर पार्क में अपनी शाम बिता सकता है, या फिर पार्क में घूमने के लिए जा सकते हैं। इसी बहाने अपने ग्राहक को बताइए कि घर के आसपास किस तरह की सुविधाएं हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सुविधा का मौजूद होना या फिर नजदीक में ही एक पार्क होना। उसे बताइए कि घर का इस्तेमाल वो ज्यादातर सोने के लिए करेगा और सोते वक्त उसे पता भी नहीं रहेगा कि वो एक छोटे से घर में सो रहा है। इस तरह से आप उसकी शिकायत को मिटा सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक को शिकायत होती है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है। इस पर आप उसे पुराने घर में रहने के फायदे बता सकते हैं। उसे बताइए कि किस तरह से पुराने घर मजबूत होते थे, क्योंकि इसकी दीवारें मोटी होती थी। मोटी दीवारों की वजह से उसे बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। साथ ही पुराने घर अच्छे से बनाए जाते थे। इसके अलावा आप उसे पुराने घर की दूसरी खूबियों को भी बताकर उसे ये एहसास दिला सकते हैं कि पुराने घर में रहना बुरा नहीं है। हमेशा अपनी प्रॉपर्टी की अच्छी खूबियों पर ध्यान दीजिए और अपने ग्राहक को उसके बारे में बताइए। पांचवा सबक, अच्छे से मोल भाव करने के लिए दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल रखें। मोल भाव करना रियल एस्टेट बिजनेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आप दोनों को ही एक दूसरे से कुछ चाहिए, लेकिन अगर आप में से कोई एक संतुष्ट नहीं है तो इसे अच्छा सौदा नहीं कहा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सौदा अच्छा हो तो आपको दोनों पार्टियों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले दूसरों की जरूरतों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर सामने वाला आपसे खुश नहीं है तो वो दूसरों से आपके बारे में बुरी बातें करेगा, जिससे आपके बिजनेस पर असर पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा अपने साथ साथ दूसरों की जरूरतों पर भी ध्यान दीजिए। अब चाहे वो जो भी हो, इससे आप अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, जो कि बिजनेस में बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा मोल भाव करते वक्त सामने वाले को पहले बोलने का मौका दीजिए। जो भी व्यक्ति मोल भाव करने में पहले बोलता है वो कम पैसे लेकर घर जाता है। हर बार सामने वाले के सामने अपनी मांग रखते हैं, आप फायदे की संभावना को कम कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप जिसे घर किराए पर दे रहे हैं उससे आप 10,000 रूपए मांग रहे हैं। अगर आपने पहले ही मांग कर ली तो आप सिर्फ 10,000 रूपए तक ही सीमित रह जाएंगे और फिर बाद में उससे 5,000 ज्यादा नहीं मांग सकते। इसीलिए सबसे पहले अपने सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। छठा सबक, अपने क्लाइंट की जरूरतों को समझकर उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। हर तरह के बिजनेस में अलग अलग तरह के ग्राहक होते हैं और उनकी अलग अलग तरह की जरूरतें होती हैं। जब आप काफी समय तक उस बिजनेस में रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वे कितने तरह का हो सकता है और किस तरह से आप उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में अलग अलग तरह के ग्राहक हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आउट ऑफ टाउन क्लाइंट। इस तरह के लोग उस शहर में रहने वाले नहीं होते जहाँ पर वो प्रॉपर्टी देखने के लिए आए हैं, बल्कि वे वहाँ पर कुछ दिन के लिए घूमने आए हैं ताकि वे कुछ घर देख सकें। इस तरह के लोगों के दिमाग में होता है कि इससे पहले उनके वापस जाना हो वो एक घर देखकर उसे खरीद लें। इस तरह के क्लाइंट को आप अच्छे घर दिखा सकते हैं क्योंकि वे उसे जरूर खरीदना चाहेंगे। दूसरे क्लाइंट होते हैं ड्रीमर, यानी कि सपना देखने वाले। इस तरह के लोगों को कम दाम में बड़े घर चाहिए होते हैं, लेकिन असल में इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे उसे खरीद सकें। वे अक्सर टीवी पर इस तरह के घर देखते हैं और उसे खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस तरह के लोगों को आप सच बता दीजिए, उनसे कुछ मत छिपाइए और उन्हें मार्केट के हालात के बारे में बताइए। उन्हें कुछ सस्ती प्रॉपर्टी दिखाइए जिसे वे खरीद सकें, क्योंकि वे महंगे घर नहीं खरीद सकते और ऐसा करके आप खुद का और उनका समय बर्बाद करेंगे। रियल एस्टेट या फिर किसी भी तरह के बिजनेस में ये जरूरी है कि आप अपने क्लाइंट से, अपने ग्राहक से जुड़ें और उसकी जरूरतों को समझकर उसे पूरा करें। बिजनेस में कामयाब होने का यही राज है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल को तय कीजिए। आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए अपने आसपास काबिल लोगों की टीम बनाकर उन्हें जिम्मेदारी दीजिए। किसी से भी मोल भाव करते वक्त उसकी जरूरतों का ख्याल रखिए और उन्हें पहले बोलने का मौका दीजिए। क्या करें? लोगों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाइए।
किसी नए क्लाइंट का भरोसा जीत पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें आपके पास आने के लिए उनके किसी दोस्त ने कहा है तो वे आपके साथ आसानी से जुड़ जाएंगे। मार्केटिंग की दुनिया में वर्ड ऑफ माउथ बहुत ताकतवर चीज होती है, और अगर आपके पुराने क्लाइंट आपके लिए नए क्लाइंट ला रहे हैं तो उनके साथ जुड़ने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वे पहले से आप पर भरोसा करते हैं।